नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में आज समझते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के एयर पॉल्यूशंस को और कैसे उसे कर सकते हैं कंट्रोल कंबशन के दौरान डिफरेंट मेथोडोलॉजी से। तो समझते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और वर्तमान में इसकी पॉपुलेशन लगभग 138 करोड़ हो गई है और तेजी से विकसित करता हुआ भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया है। पिछले 2 दशकों से विकास की महत्ता को समझते हुए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है और इससे निश्चित रूप से पावर सप्लाई की डिमांड भी बढ़ी है। और ऐसी स्थितियों में कम समय और लागत में स्थापित होने वाले थर्मल पावर प्लांट जो सस्ते फ्यूल कोल पर बेस्ड है वो सबसे पसंदीदा चॉइस हुई हमारी ग्रोइंग इलेक्ट्रिक डिमांड को पूरी करने के लिहाज से। तो भारत में आज की तारीख में पावर जनरेशन का सबसे बड़ा जो फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल कोल है और हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 370 गीगावाट के आसपास, उसमें 55% के आसपास का हिस्सा कोल थर्मल पावर प्लांट का है जो टोटल पावर का 55% हो जाता है। जबकि जो सोलर और दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका हिस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है और वो बढ़कर अब 24% हो गया है। भारत का कोयला जो हम थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर रहे हैं वो बिटुमन नेचर का है। उसमें एक अच्छी बात है कि सल्फर कंटेंट कम है, वो 0.3% से भी कम है, लेकिन उसमें ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा है जो 35 से 42% के बीच में हो सकता है और इससे बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर का एमिशंस होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी लो है जो एवरेज 4000 किलो कैलोरी पर केजी के आसपास ही है। ऐसी स्थिति में कम कैलोरीफिक वैल्यू के कोल को यूज करने के कारण भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में पोल्यूशन एमिशंस ज्यादा है। सभी थर्मल पावर प्लांट्स अपने अड़ोस पड़ोस के वातावरण को बहुत भारी रूप से प्रभावित करते हैं। एक थर्मल प्लांट के कोल स्टोरेज और फ्लाई ऐश के डिस्पोजल से लैंड यूज बदल जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और पोल्यूशन से हमारी हवा, पानी, शांति का स्तर, सरफेस वाटर के टेम्परेचर की कंडीशंस और आसपास कोहरे से विजुअल पॉल्यूशन सभी थर्मल पावर प्लांट के कारण चिंता के विषय हैं। जो सबसे ज्यादा पर्यावरण में नुकसान पहुंचता है उसका कारण बहुत भारी मात्रा में फ्लाई ऐश के पार्टिकुलेट मैटर के साथ साथ जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मटेरियल्स में से कुछ बहुत छोटे रेस्पायरेबल भी हैं वो और एसिटिक गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो भारी एमिशन है वो प्रॉब्लम है। और ऐश में बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक हैवी मेटल मरकरी भी होती है और ये सारे एक कोल थर्मल पावर प्लांट की चिमनी से 25 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरियों तक फैल जाते हैं। इन पॉल्यूटेंट से श्वसन संबंधी परेशानियां हो रही हैं और जो हमारी सॉइल का न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर है वो बदलने से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे असर होने से क्रॉप हील्ड में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो एसिटिक गैसेस से एसिड रेन होती हैं उनके कारण अड़ोस पड़ोस की बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स पर भी कोरोजिव रिएक्शंस होती हैं। भारत में बढ़ती आबादी, शहरीकरण और विकास के कारण जो औद्योगिकरण हुआ है और जीवन स्तर में जो परिवर्तन हुआ है उसने इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बढ़ते पावर जनरेशन से जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन की कंडीशंस पैदा हो रही हैं उसमें स्वीकार्य स्तर से ज्यादा खराबी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल की व्यवस्थाओं को लगातार अपग्रेड करें और एक बेहतर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाएं। जो थर्मल पावर प्लांट में कोल फ्यूल का इनएफिशिएंट कंबशन है और कोल में सल्फर और ऐश की कंटेंट ज्यादा होना, पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स का पुरानी तकनीक के कमजोर होना कुछ प्रमुख कारण है। पॉल्यूटेंट के हाई एमिशंस के जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डाटा हैं वो बताते हैं कि भारत के जो अलग अलग कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें स्पेसिफिक कोल कंजम्पशंस भी अलग अलग है। जो अच्छे नए आधुनिक तकनीक के एफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट है वो पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में केवल 0.6 kg या इससे भी कम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं जो पुराने इनएफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग भी हैं वो पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0.9 kg से भी ज्यादा, 1.5 गुना से भी ज्यादा कोल की कंजम्पशंस कर रहे हैं और जब वो ज्यादा कोयले का कंजम्पशंस करते हैं तो वो पॉल्यूटेंट का एमिशंस भी ज्यादा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनरेशन के जो सप्लाई साइड है उस पे हमें एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट से एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए और अगर हम पावर जनरेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे तो न केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कॉस्ट में कमी आएगी बल्कि हमारे जो पॉल्यूटेंट्स का एमिशन एनवायरनमेंट में हो रहा है वो भी घटेगा। बॉयलर में साधारण पल्वराइज्ड कोल की बर्निंग की बजाय फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन एफबीसी या प्रेशराइज्ड
फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन का विकास किया गया, जिससे हमारे कंबशन की एफिशिएंसीज में भी इंक्रीमेंट हुआ और पॉल्यूटेंट के एमिशंस में भी भारी कमी आई। इस नई टेक्नोलॉजी में जो फाइन ग्राउंड पल्वराइज्ड कोल पार्टिकल है, उसे हम एक हाई प्रेशर से जो एयर का ब्लो हम नीचे से करते हैं, उससे यहाँ एक फ्लोटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बना लेते हैं, जो एक फ्लूइड की माफिक काम करता है और उसमें कोल के फाइन पार्टिकल्स हैं, वो तैरते हुए एक दूसरे से कोलाइड होकर एयर से बहुत विग्रसली मिल जाते हैं। इस तरह के जो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम्स हैं, उसमें हम कोयले के अलावा दो दूसरे फ्यूल्स हैं, बायोमास, लकड़ी का वेस्ट या म्युनिसिपल का सॉलिड वेस्ट या इवन प्लास्टिक या पुराने टायर्स, इनको भी जला सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशंस में हम कुछ सल्फर एब्जॉर्बिंग केमिकल्स जैसे कि डोलोमाइट या लाइमस्टोन्स को भी पाउडर करके कोल के साथ मिक्स कर देते हैं, और यहाँ जो लाइमस्टोन है वो कोयले में जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट होकर कुछ सल्फर कंपाउंड्स बना लेता है और सल्फर ऑक्साइड के एमिशन को हम 95% से भी ज्यादा इस तरीके से रोक लेते हैं। फ्लू गैसेस के साथ एस पार्टिकल्स, सल्फर कंपाउंड्स और अनबर्न्ड कार्बन ना जा पाए, इसके लिए हम यहाँ एक साइक्लोन कलेक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन प्रोसेस से हम एमिशन में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को भी कम कर लेते हैं। हम जो लोअर कंबशन बेड है उसमें जो एयर भेज रहे हैं उसकी अमाउंट रिक्वायर्ड स्टिकोमेट्रिक से कम रखी जाती है, ताकि यहाँ जो फ्यूल में नाइट्रोजन कंटेंट है उसका ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रस ऑक्साइड ना बने, और हम जो बची हुई कंबशन की एयर है वो ऊपर से फर्नेस में भेजते हैं। इस तरह से जो स्टेजेस में कंबशन होता है उससे फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशंस में मैक्सिमम टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जा पाता, और इस तरह से हम नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शंस को रोक लेते हैं। आधुनिक सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर के साथ हम एक साइक्लोन कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जहां फ्लू गैस के साथ जो एयर आती है वो अब स्वचालित रूप से एक फास्ट रिवॉल्विंग डबल वर्टॉक्स स्पाइरल मोशन बना लेती है। जो आउटर स्पाइरल शेप में हमारी एयर का मूवमेंट है वो स्पाइरल शेप में नीचे की तरफ गति करता है, और जितने भी हैवी इनर्शियल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आउटर दीवार से टकराते हुए इस एयर के साथ नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, और यही डबल स्पाइरल वोर्टेक्स बीच में ऊपर की तरफ गति करते हुए एयर्स को पार्टिकल रहित बाहर निकाल लेता है। इस तरह से हम एमिशन में अनबर्न कार्बन और एश पार्टिकल्स को कंबशन के दौरान ही कम कर लेते हैं। हमने सप्लाई साइड में अच्छे मैनेजमेंट प्रोसेस से एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम में इंक्रीमेंट्स पाए हैं, और पुराने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट और मटेरियल पर आधारित कंबशन प्रोसेस में एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके हमने एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर लिया है। हमने टरबाइन की मैकेनिकल एफिशिएंसी में सुधार किया है, उसकी जो डिजाइन है वो ज्यादा एरोडायनेमिक एफिशिएंट कर दी है और लीकेज लॉसेस को वहां घटा दिया है। केमिकल से मैकेनिकल एनर्जी प्रोडक्शन के जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसीज को इंप्रूव करने के लिए हमने स्टीम के टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। वो आजकल 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर की हम सुपर हॉट स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, और हमने स्टीम के प्रेशर्स को भी 300 बार से ज्यादा कर दिया है। ऐसे जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी अब थर्मल एफिशिएंसी 40% से भी ऊपर आ रही है। ऐसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के लिए हमने जो हमारे रिएक्शन इक्विपमेंट्स हैं और जहां हम पावर का जनरेशन करते हैं उसके लिए महंगे क्रोमियम निकल एलॉय मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है। दुनिया में बहुत सारी जगह, और अब हम भारत में भी चेन्नई में एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सेट कर रहे हैं, जो एक सिंगल यूनिट में 800 मेगावाट जनरेट करते समय स्टीम के टेम्परेचर को 700 डिग्री सेल्सियस तक हाई रखेगा, और जो प्रेशर है वो 310 बार का रखा जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमारे इस थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 45% से भी ज्यादा आएगी, और ऐसे पावर प्लांट कार्बन एमिशंस कम करेंगे, इनका कार्बन फुटप्रिंट्स कम आएगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी और मटेरियल के साथ डिजाइन किए गए इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल प्रोसेस IGCC में हम कोल फ्यूल को एक गैसीफायर में डस्ट फ्री ऑक्सीजन या एयर के ब्लो के साथ फ्यूल गैस में हाई प्रेशर के साथ बदल देते हैं, और ऐसी हाई प्रेशर गैसियस फ्यूल को हम एक गैस टरबाइन सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोसेस के दौरान जो कंबशन होता है उसमें हम हानिकारक जो एसिटिक गैस के सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रस ऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स हैं उनको बहुत बड़ी मात्रा में कम कर लेते हैं। गैस टरबाइन के कंबशन चैम्बर में हम कंप्रेसर से कंप्रेस की हुई फ्यूल गैस का जब कंबशन करते हैं तो यहाँ जो पावर जनरेट होती है वो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। इस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हिस्सा 50% के आसपास यहाँ कंप्रेसर भी इंटरनल वर्किंग के लिए यूज करेगा, लेकिन जो हमारी गैस टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है उसे हम एक दोबारा हीट
रिकवरी सिस्टम में एडिशनल फ्यूल के साथ दोबारा कंबस्ट करके स्टीम बना लेते हैं, जिसे कन्वेंशनल स्टीम टरबाइन पे मैकेनिकल एनर्जी बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कॉम्बिनेशन में गैस टरबाइन से भी और स्टीम टरबाइन से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट की हीट को रिकवर करके ओवरऑल एफिशिएंसीज को 50% के आसपास अचीव कर लिया है। ध्यान रहे इस प्रोसेस के दौरान जो फ्यूल स्टीम है वो जिन रिएक्शन कंपोनेंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वहां हाई टेम्परेचर और प्रेशर को सस्टेन करने क्रोमियम निकल स्टील के महंगे मटेरियल्स को इस्तेमाल करना होगा। इस प्रकार के जो नए गैस टरबाइन कंबाइंड साइकिल प्लांट हैं उनकी कंबाइंड ओवरऑल एफिशिएंसी 50% से हमेशा ज्यादा है और कुछ में तो ये 60% तक आई है। इन्होंने हमारी एनर्जी जनरेशन प्रोसेस में एक बड़ा फर्क डाल दिया है और इनिशियल कॉस्ट भले इन प्लांट्स की ज्यादा है लेकिन लाइफ साइकिल जो कॉस्ट है उसमें इनमें भारी कमी आई है। और जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी से हमारी फ्यूल कंजम्पशन कम होने से पॉल्यूटेंट्स भी कम है और इंटरनल डिजाइन्स में हम एसिडिक गैस का एमिशंस भी कम कर लेते हैं। तो ये जो नए इंटीग्रेटेड गैस टरबाइन कंबाइंड साइकिल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम जो वेस्ट हीट की रिकवरी करते हैं और जो पावर जनरेशन के रिएक्शन कंपोनेंट है उन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर 600 डिग्री से भी ज्यादा पे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में उन सभी के मटेरियल के लिए हमें महंगा ज्यादा क्रोमियम और निकल के साथ बनाया हुआ एलॉय स्टील का इस्तेमाल करना पड़ता है। थर्मल पावर प्लांट्स की ओवरऑल एफिशिएंसी को हम को जनरेशन या कंबाइंड हीट और पावर प्रक्रियाओं से भी इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें हम एक सिंगल फ्यूल सोर्स से न केवल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि इंडस्ट्रियल हीट रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक को जनरेशन यूनिट के सक्सेसफुल वर्किंग के लिए एक पावर प्लांट और एक इंडस्ट्रियल प्लांट का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि हम एक ही फ्यूल से दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और ऐसे कंबाइंड हीट और पावर प्लांट से को जनरेशन करके हम ओवरऑल एफिशिएंसीज को 70% या इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा वेस्ट है वो कंडेंसर का स्टीम एग्जॉस्ट है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में हम वेस्टेज के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अगर हम उसे किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज कर लें तो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसीज इंक्रीज हो जाती है। एक को जनरेशन यूनिट में हम जो बाई प्रोडक्ट हीट होती हैं उन्हें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में चाहे वो स्टीम हो या हॉट वाटर हो जैसी जरूरत हो वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से जब हम को जनरेशन यूनिट्स करके जनरेशन की एफिशिएंसीज को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट के एमिशंस को भी प्रभावी रूप से घटा रहे हैं। एक थर्मल पावर प्लांट जब कार्बन फॉसिल फ्यूल का कंबशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में एमिट करता है। हमने कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट एमिशन के रूप में नहीं माना था जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को कंटेमिनेट करता है, लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित उसने हमारी इस अवधारणा को बदल दिया है। जो फॉसिल फ्यूल की कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हैं वो हमारी क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में 60% से भी बड़ा रोल अदा कर रही है। और पूरी दुनिया में जो काम करने वाले थर्मल पावर प्लांट है वो सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। ऐसा पाया गया है कि एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए हम 0.8 से 0.9 केजी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में एमिट कर रहे हैं। और इस तरह से फॉसिल फ्यूल के बड़ी मात्रा में किए गए कंबशन से जो हम ग्लोबल वार्मिंग महसूस कर रहे हैं या क्लाइमेट चेंजेस के बुरे इफेक्ट्स देख रहे हैं वो हमारी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और इकोसिस्टम पे पूरी दुनिया में खतरनाक असर दिखा रहे हैं। हम CO2 का एमिशन केवल प्रभावी तरीकों से जनरेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करके घटा सकते हैं और या फिर हमें नॉन फॉसिल एनर्जी का जो शेयर है हमारी टोटल एनर्जी में उसे इंक्रीज करना होगा। इसके लिए हमें सोलर, फोटोवोल्टाइक, विंड, हाइडल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैसिव इन्वेस्टमेंट करना होगा। तभी हम जो आसन ग्रीन हाउस गैस एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो संकट आ रहा है उसे रोक पाएंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भारत में सारे थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एमिशंस के स्टैंडर्ड्स को प्रेस्क्राइब्ड किया है जो सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल, एसिडिक गैसेज और हानिकारक मरकरी आयंस के लिए इस टेबल अनुसार है। ये जो नॉर्म्स और एमिशंस के स्टैंडर्ड्स हैं ये भारत के कोल की कैरेक्टरिस्टिक, भारत की मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस और जो एग्जिस्टिंग हमारे प्लांट से फ्लू गैस की जो कंसंट्रेशंस के लेवल हैं और जो हम अवेलेबल पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके
नियमानुसार है और आप देखेंगे कि इनमें हमने लगातार सख्ती और इम्प्रूवमेंट किया है। बहुत पहले पिछली शताब्दी में हमारे पास जो एसिडिक एमिशंस हैं उनके लिए सिर्फ चिमनी के स्टैक हाइट नॉर्म्स में थे और कोई हमने स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा था, लेकिन हमने बाद में एसिडिक गैसेस के एमिशंस को मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में कितना मिलीग्राम सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डिफाइन किया। शुरू में 500 मेगावाट से छोटी यूनिट्स के लिए मर्करी पोल्यूशन की कोई लिमिट्स नहीं थी, सिर्फ बड़े प्लांट्स के लिए लिमिट थी और छोटे प्लांट और बड़े प्लांट्स को अलग अलग तरीके से सल्फर ऑक्साइड्स के कंट्रोल के लिए कहा गया था। लेकिन अब 2017 के बाद हमने जो सारे प्लांट्स हैं उनमें नॉर्म्स को ज्यादा सख्त कर दिया है। नई इन्वायरमेंट गाइडलाइंस ने पोल्यूटेंट एमिशंस के लेवल को भी ज्यादा स्ट्रेनर सख्त कर दिया है और सारे प्लांट्स को पोल्यूटेंट से जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट आते हैं उनके असेसमेंट करना भी अनिवार्य कर दिया है और उनकी एग्जिस्टेंस से हमारी एम्बिएंट एयर क्वालिटी के मेजरमेंट्स में भी हानिकारक प्रभाव ना आए, ये भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी एक पावर प्लांट्स के लिए कर दी गई है। इसलिए सारे पावर प्लांट्स को न केवल ड्यूरिंग कंबशन पोल्यूटेंट कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करने होंगे, बल्कि उन्हें बहुत सारे पोस्ट कंबशन कंट्रोल सिस्टम भी अडॉप्ट करने होंगे, जिसमें हम सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल्स की रिडक्शंस के लिए जो पुराने 100 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से घटाकर अब 30 मिलीग्राम पर मीटर मात्र रख दिया गया है। इसके लिए हमें फैब्रिक बैग फिल्टर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करना होगा। एसिडिक गैसेस के रिडक्शन के लिए हमें ड्राई या वेट स्क्रबर या फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड को रोकने के लिए हमें सेलेक्टिव कैटालिटिक या नॉन कैटालिटिक रिडक्शन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना होगा। हम इसी श्रृंखला में एक दूसरी वीडियो में किस तरह से पोस्ट कम्बशन कंट्रोल से हम पोल्यूटेंट को रोकेंगे उसे समझ रहे हैं। आशा है इस वीडियो से आपको थर्मल पावर प्लांट में कंबशन के दौरान हम किस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं उसे समझने में मदद मिलेगी। इसी श्रृंखला में हमारी दूसरी वीडियो से आप पोस्ट कंबशन जो पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स एक थर्मल पावर प्लांट में एक्ट करते हैं उन्हें समझ सकते हैं और श्रीदेवी पॉलिटेक्निक द्वारा संचालित इस यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज में दूसरी प्लेलिस्ट में भी उपयोगी जानकारी आपको मिलेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।